सोम और आम्रपाली को महल में प्रवेश करते हुए देख सम्राट उनके पास जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने करीब आता देख दोनों ही घबरा रहे थे। आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि सोम के लिए वो उनसे क्या कहेगी, और सोम डर रहा था कि कहीं सम्राट उसे पहचान न ले। तभी सम्राट सोम के सामने आकर खड़े हुए। राजकुमारी मुस्कुराकर सोम का परिचय देने लगी। सम्राट, ये सोम है। राजकुमारी ने इतना ही कहा था कि तभी सम्राट ने उन्हें हाथ दिखाकर शांत रहने के लिए कहा। ये देखकर राजकुमारी के चेहरे पर असमंजस्य के भाव आ गए। तभी सम्राट ने राजकुमारी की तरफ देखा और मुस्कुराकर विनम्र स्वर में कहा, हम जानते हैं राजकुमारी ने। सोम और आम्रपाली सम्राट की तरफ उलझन भरी नजर से देख रहे थे। तभी सम्राट ने सोम की तरफ देखकर कहा, सोम को कैसे भूल सकते हैं, इसने ही तो आम्रपाली की जंगल में रक्षा की थी। अगर सोम नहीं होता तो आज हम सबके बीच आम्रपाली नहीं होती। इतना कहकर सम्राट ने सोम को गले से लगा लिया। सम्राट को मुस्कुराते हुए देखकर सोम को भी बहुत खुशी महसूस होने लगी, लेकिन उसके हृदय के एक कोने से अभी भी एक आवाज आ रही थी कि सम्राट आम्रपाली से प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से सम्राट के प्रति सोम की ईर्ष्या भाव अभी भी कम नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी सम्राट के आगे वो क्या ही बोल सकता था, इसलिए वो भी मुस्कुराकर सम्राट को गले लगा लेता है। तभी सम्राट उससे दूर हटते हैं और कहते हैं, इतने दिनों से तुम कहाँ थे सोम? तुम दोबारा आम्रपाली से मिलने क्यों नहीं आए? तो सम्राट के सवाल पर आम्रपाली, राजकुमारी और सोम तीनों ही एक दूसरे का मुख देखने लगे, क्योंकि तीनों में से किसी के पास भी सम्राट के सवाल का जवाब नहीं था। तभी आम्रपाली ने बात को पलटने की कोशिश की और बीच में कहा, सम्राट बिंबिसार जी, सोम को हम अपने साथ मगध ले जाना चाहते हैं। सोम को मगध? लेकिन क्यों? सम्राट ने पूछा। तो आम्रपाली ने सीधे सीधे कहा, सोम का दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं। यहाँ वैशाली में तो हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि मगध में वो हमारा सेवक बनकर अवश्य रह सकता है। राजकुमारी मुकुंदा को अब तक ये पता नहीं था कि सोम भी मगध जाना चाहता है, लेकिन आम्रपाली के बताने के बाद वो हैरानी से सोम की तरफ देख रही थी। सोम उससे दूर जा रहा था, इस बात का दुख उसे अंदर ही अंदर सताने लगा, लेकिन सम्राट को सोम से कोई भी आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने कहा, आम्रपाली, सोम ने आपकी सहायता की है और हर वो व्यक्ति जो हमेशा आपका हित चाहता है वो मगध में रह सकता है। हमें नहीं पता था कि आप सोम से मिलने गई हैं, अन्यथा हम खुद आपके साथ चलते। सम्राट की बातें एक बार फिर आम्रपाली को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उसने सम्राट को लेकर कितनी गलत धारणाएं बना रखी थी। लेकिन फिर वो अपने मन में कहती है, चाहे जो भी हो, लेकिन है तो ये सम्राट बिंबिसार ही ना। हम चाहे जो भी कुछ सोच ले, सम्राट पुनः भानु प्रताप कभी नहीं बन सकते। वो चुपचाप अपने महल की तरफ बढ़ गई। सोम और राजकुमारी भी उसके साथ थे। सम्राट उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वो मन में कहते हैं, हमें उम्मीद है कि मगध जाने के बाद आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद सम्राट राजमहल की तरफ बढ़ गए। सम्राट को लग रहा था कि आम्रपाली के मगध जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आम्रपाली की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। लेकिन रानी कौशला देवी ने पूरी योजना बना रखी थी कि वो अब आम्रपाली को मगध नहीं आने देगी। रानी कौशला देवी अपने महल से निकलकर अपने रथ में बैठकर सारथी से कहती है, राक्षवन कबीले की तरफ चलो। सारथी ने तुरंत रथ के घोड़े को महल से कुछ दूर आगे जंगल की तरफ दौड़ा दिया। पीछे पीछे रानी चेलना भी अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गई थी। रानी चेलना शस्त्र कला और घुड़सवारी में निपुण थी, इसलिए वो किसी भी रूप में युद्ध और घुड़सवारी करने में निपुण थी। एक तरफ कौशला देवी आम्रपाली को मगध आने से रोकने के लिए निकल चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली की विदाई से पहले नीलपद महल में राजकुमार मणिधर, युवराज स्वर्णसेन और सरना उसके आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उसके साथ वो लोग कुछ वक्त बिता सके। सबने एक साथ भोजन किया और सारी रात बैठकर बातें की। किसी ने भी आम्रपाली को एहसास नहीं होने दिया कि वो अब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अगले दिन वैशाली की सुबह चिड़ियों की शोरगुल से कहीं ज्यादा सैनिकों के शोरगुल के साथ शुरू हुई थी। धीरे धीरे करके सैनिकों की टुकड़ियां मगध के लिए रवाना हो चुकी थी। केवल 100 सैनिकों की एक टुकड़ी वैशाली में अभी तक रुकी हुई थी, जो सम्राट के साथ मगध जाने वाली थी। सम्राट बिंबिसार अंतेय नाग के साथ तैयार होकर महल के परिसर में आकर खड़े थे। वो आम्रपाली को ले जाने वाली पालकी का निरीक्षण कर रहे थे। वैशाली के राजा और महारानी भी उन्हें विदा करने के लिए वहां उपस्थित थे।
पूरे महल को भव्य तरीके से सजाया गया था, मानो किसी दुल्हन की विदाई होने वाली हो। सम्राट ने अंतनाग से कहा, अंतनाग, जाकर जल्दी से आम्रपाली को लेकर आओ, अब निकलने का वक्त हो चुका है। जी सम्राट। ये बोलकर अंतनाग वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वो रुक गया। सामने से आम्रपाली बाकी सबके साथ आ रही थी। उन्हें देख अंतनाग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सम्राट की तरफ पलटते हुए कहा, सम्राट, आ गई देवी आम्रपाली। लेकिन पहले से ही सम्राट आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। वो आम्रपाली में कुछ इस तरह से खो गए थे जैसे उन्हें एहसास ही ना हो कि उनके आसपास बाकी लोग भी खड़े हैं। दूर से ही आम्रपाली सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। आज उसका श्रृंगार भी कुछ अलग तरीके से किया गया था। आम्रपाली अक्सर अपने बालों का जूड़ा बांध कर रखती थी, लेकिन आज उसके बाल खुले थे और उसके बालों को सहारा उसके सिर पर लटक रही चूनर दे रही थी। उसके माथे पर बड़ा सा मांग टीका लगा रखा था और एक छोटी सी नथ उसकी नाक पर सजी हुई थी। लाल रंग की बिंदी उसके माथे की शोभा को बढ़ा रही थी। मोरनी रंग का उसने सुंदर सा वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर सुनहरे आभूषण उसकी सुंदरता को निखार रहे थे। जैसे ही आम्रपाली उनके पास आई, सम्राट उसे अपलक देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ इस तरह निहारता हुआ देखकर आम्रपाली असहज हो गई थी। आसपास खड़े सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। सम्राट को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। तभी आम्रपाली के पीछे खड़ी सरना ने खांसते हुए उन्हें चिताने की कोशिश की और छेड़ते हुए कहा, क्षमा करना सम्राट, परंतु यहाँ पर हम लोग भी खड़े हैं। सरना की आवाज उनके कान में पड़ते ही सम्राट एकदम से चौंकते हुए आम्रपाली की दुनिया से वापस आ जाते हैं और सम्राट और आम्रपाली दोनों ही शर्म से इधर उधर देखने लगते हैं। वहां खड़े बाकी सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अंतनाग भी मुस्कुरा रहा था। सम्राट ने जब उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो तुरंत गंभीर मुद्रा में आ गया। अगले ही पल सम्राट ने गंभीर आवाज में सबसे कहा, अगर सबकी हंसी मजाक पूरी हो गई हो तो क्या अब हमें यहाँ से जाने की अनुमति मिल सकती है। ऐसा कहते हुए सम्राट ने महाराज की तरफ देखा और फिर उनसे कहा, राजन, आज्ञा दीजिए। इसके बाद सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा और कहा, आम्रपाली, अंतिम बार सबसे भेंट कर लीजिए। हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, परंतु आने में विलंब मत कीजिएगा। इतना कहकर सम्राट वहां से चले गए। वैशाली के राजा भी उनके साथ साथ आगे बढ़ गए। उनके जाते ही आम्रपाली का चेहरा मुरझाने लगा। वहां खड़ी महारानी सबसे पहले आम्रपाली के पास आई और कहती हैं, आम्रपाली, जब तक तुम वैशाली में थी हमने एक पल भी तुम्हें चैन से रहने नहीं दिया। तुम्हारी प्रत्येक गलती के लिए हमें माफ करना। प्रार्थना करते हैं मगध में तुम्हें सारी खुशियां मिले। उसके बाद युवराज स्वर्णसेन और राजकुमार मणिधर आम्रपाली से मिले। दोनों ही उसकी मित्रता के लिए उसे धन्यवाद दे रहे थे। उनसे मिलकर आम्रपाली ने सरना की तरफ देखा, जो आंखों में दर्द लिए चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थी। आम्रपाली ने उसके गालों पर हाथ रखकर दर्द भरे स्वर में कहा, वहां हमें तुम्हारी जैसी मित्र नहीं मिलेगी सरना। आम्रपाली ने जैसे ही ये कहा, सरना खुद को रोक ना पाई। वो एक झटके में आम्रपाली के गले लग गई। वहां का पूरा वातावरण करुणामय हो चुका था। सरना कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने आम्रपाली से गले लगकर आंखें बंद कर ली थी। युवराज और राजकुमार सरना की स्थिति देखकर खुद को रोक न सके। उन दोनों की आंखें भी भर आई थीं। आम्रपाली ने बड़े प्यार से सरना की पीठ सहलाते हुए हल्के से स्वर में कहा, क्या ऐसे चुपचाप विदा करोगी हमें? ऐसा लग रहा था जैसे आम्रपाली भी अपनी आंखों को रोने से रोक कर रख रही हो। तब सरना आम्रपाली को छोड़कर उसके सामने आई। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उसने दुख भरे स्वर में कहा, देवी आम्रपाली, आज कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपके साथ बिताया हुआ हर एक दिन, हर एक पल हमारे लिए खास है। हमें नहीं पता कि आपके जाने के बाद हम यहाँ कैसे रहेंगे। कहते कहते सरना की आंखों से आंसू बहने लगे। आम्रपाली ने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, मगध वैशाली से ज्यादा दूर नहीं है। हमें तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा सरना। तुम हमसे मिलने आओगी ना? तब युवराज ने कहा, इस बात की चिंता आप मत कीजिए आम्रपाली, आप हमें एक आवाज लगाएंगे, हम आपके सामने होंगे। सबसे मिलने के बाद आम्रपाली अपने रथ की तरफ बढ़ गई। वैशाली की सीमा तक आम्रपाली रथ से जाने वाली थी। उस वक्त सोम आम्रपाली का सामान बैलगाड़ी में रखवा रहा था।
आम्रपाली रथ पर चढ़ी रही थी कि तभी उसे राजकुमारी के बारे में एहसास हुआ और उसने कहा, राजकुमारी मुकुंदा कहाँ है? तभी पीछे से आवाज आई, हम यहाँ हैं, हम भी आपके साथ मगध चलेंगे। ये बोलकर राजकुमारी अपना सामान लेकर आम्रपाली के पास आकर खड़ी हो गई। यूं अचानक राजकुमारी का उसके साथ मगध चलने के लिए तैयार होना आम्रपाली को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने राजकुमारी से इसकी वजह पूछी तो राजकुमारी ने बताया कि आम्रपाली मगध में अकेली जा रही हैं, इसलिए उसके साथ वो भी कुछ वक्त वहाँ रहेंगी। जब उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि आम्रपाली मगध में खुश हैं, सुरक्षित हैं, तो वो वहाँ से वापस लौट आएंगी। राजकुमारी मुकुंदा के इस निर्णय पर सभी राजी थे, तो आम्रपाली ने सोचा कि यदि वो उनके साथ मगध चलती हैं तो सोम और उन्हें एक कर पाएगी वो। ये सोचकर आम्रपाली ने राजकुमारी को अपने साथ चलने के लिए रथ पर बैठा लिया। सम्राट दूर से ही आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, हम जानते हैं वैशाली से दूर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी खुशी के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है आम्रपाली। परंतु हम आपको वचन देते हैं, मगध में आपकी आंखों से आंसू की बूंद नहीं आने देंगे, एक भी बूंद नहीं आने देंगे। इसके बाद एक एक कर सभी वहां से जाने लगे। सबसे आगे अंतेनाग था, उनके पीछे 4 सैनिक और उसके पीछे सम्राट बिंबिसार थे। सम्राट बिंबिसार के रथ के पीछे आम्रपाली का रथ था और उसके पीछे सोम घोड़े पर सवार होकर चल रहा था और बाकी सैनिक उन सबको चारों तरफ से घेर कर एक पंक्ति में चल रहे थे। और इन सबके पीछे सरना, युवराज स्वर्णसेन, राजकुमार मणिधर और वैशाली के राजा और महारानी उन्हें वैशाली की सीमा तक छोड़ने के लिए आ रहे थे। वैशाली की सभी प्रजा अपने घरों के बाहर रास्ते के किनारे खड़े हुई थी। जिस रास्ते से आम्रपाली गुजर रही थी उस पर पुष्प की वर्षा की जा रही थी। हर कोई आम्रपाली की जय जयकार कर रहा था। आज आम्रपाली ने जब प्रजा की तरफ देखा तो सबकी आंखों में आम्रपाली के लिए सम्मान था। जो पुरुष कल तक उसे वासना की दृष्टि से देखते थे, आज वही पुरुष उसे एक देवी के रूप में देख रहे थे। हर कोई उसके सामने हाथ जोड़कर उसे शीश नवा रहा था। ये सब देखकर आम्रपाली की आंखें भर आई थी। उसने बगल में बैठी राजकुमारी से कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि कल तक जो हमारी पीठ पीछे हमें वैश्या कहते थे, आज सब हमारी जय जयकार कर रहे होंगे। राजकुमारी ने कहा, आम्रपाली, तुमने जो कार्य किया है शायद वो कभी कोई नहीं कर पाता। तुमने हर एक स्त्री को उसका सम्मान दिलाया है, उनके अस्तित्व को बचाया है। इस सम्मान की तुम हकदार हो आम्रपाली। धीरे धीरे करके उनके रथ आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता फूलों से भरा पड़ा था। वैशाली की प्रजा भी आम्रपाली के साथ साथ वैशाली की सीमा तक उसे छोड़ने आई थी। सीमा के पास आकर सबके रथ रुक गए। यहाँ से आम्रपाली को आगे का सफर पालकी से करना था। सीमा पर एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। आम्रपाली ने सबसे अंतिम विदाई लेते हुए सबके सामने हाथ जोड़े और ऊंचे स्वर में अभिवादन करते हुए कहा, हमने जाने अनजाने में आप सबके हृदय को जो ठेस पहुंचाई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा इरादा कभी बुरा नहीं था। हम बस नगर वधू की प्रथा से वैशाली को मुक्त कराना चाहते थे। हमें उम्मीद है कि आप सभी हमें माफ कर देंगे। तभी उन सबके बीच खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, पुत्री, तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए, जो अपने पुरुषत्व के आगे एक स्त्री की भावनाओं को ही भूल गए थे। लेकिन तुमने हमें एहसास कराया है कि हर एक स्त्री को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। वो कोई माटी का खिलौना नहीं है। हो सके तो हम सभी वैशाली वासियों को क्षमा करना। जब वो बुजुर्ग ऐसा कह रहा था तो आम्रपाली ने अपनी नजर चुराकर सम्राट की तरफ देखा, क्योंकि उसे एहसास था कि ये सब संभव सम्राट की वजह से हो पाया है। सम्राट की आंखों में सभी के लिए विनम्रता दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा, आम्रपाली ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। इधर आम्रपाली वैशाली छोड़कर मगध के लिए रवाना हो चुकी थी, तो वहीं मगध में रानी कौशला देवी अपने महल वापस आ चुकी थी। आज सुबह से ही उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था। रानी चेलना, जो कि उनके पीछे पीछे गई हुई थी, वो भी उनके पास आकर कहती हैं, आपके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ समझ आ रहा है कि रानी कौशला देवी, आपने अपनी चाल चल दी है। तो रानी कौशला देवी ने खुश होते हुए कहा, रानी चेलना,
हम जो चाहते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। बहुत शौक है ना आम्रपाली को मगध में आने का। अब वो सीधे नर्क जाएगी। ऐसा कहते हुए रानी कौशला देवी की आंखों में कुटिलता छा गई। आखिर क्या करने वाली थी रानी कौशला देवी? क्या आम्रपाली मगध पहुंच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।